हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में कोल्ड वॉर एरा के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। पर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है इस पूरी किताब के अंदर वो है उसके पिक्चर्स, कार्टून डिस्क्रिप्शन, जो मैं इस सेशन में आपको समझाऊंगी। अच्छा, एक चीज और, जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उसके अंदर जो भी आपका पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 ऐसे पार्ट है आपके सेक्शन, आपके बोर्ड एग्जाम में जो ये पिक्चर्स और पैराग्राफ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये 5 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं और इनको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं और ये बहुत स्कोरिंग भी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे या इस किताब को पढ़ेंगे, इस बुक को पढ़ेंगे, तो कार्टून डिस्क्रिप्शन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कंटेंट डिस्क्रिप्शन। तो आज इस लेक्चर के अंदर बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोगों ने पढ़ा है द कोल्ड वॉर एरा, उसकी हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहली डिस्क्रिप्शन से। जब आप अपने फर्स्ट पेज खोलते हैं द कोल्ड वॉर एरा का, तो आपको जो है दो पिक्चर्स नजर आती हैं। आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, आप देख पाएंगे देयर आर टू पिक्चर्स यू कैन सी हियर। वन, यू कैन सी अ पिक्चर इन विच अ सोल्जर्स जो है यूएसएसआर का फ्लैग जो है वो रेज कर रहे हैं, और दूसरे में आप देखेंगे कि जो यूएसए के सोल्जर्स हैं दे आर रेजिंग देयर ओन फ्लैग। ठीक है, अब इन दोनों पिक्चर्स को जब आप बुक के अंदर देखेंगे तो ये एक साथ आपको विजिबल होती है। इन दोनों पिक्चर्स को एक ही पेज पे डिस्क्राइब करने का एक पर्पस है। हम लोग पढ़ रहे हैं द कोल्ड वॉर एरा। द कोल्ड वॉर एरा मीन्स द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द स्टार्टिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। फाइन, तो दीज टू पिक्चर्स डिस्क्राइब्स द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द emergence of two superpower that is USA and USSR. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो I just want to write this. These pictures shows the end of Second World War and emergence of two superpowers, that is USA and USSR. Okay, so question आ सकता है what is the significance of these two pictures? The significance of these two pictures is that these pictures signifies or clarifies the end of Second World War and the emergence of two superpower, on one side USA and the another side USSR. Now, further describing these picture, first come to the picture that is of USA. Okay, now this picture is the Battle of Iwo Jima. Okay, sorry. This picture is the Battle of Iwo Jima. Okay, it was held in Japan. It was held between, you can say that it was held between Japan and USA. Okay, एक्चुअली में ये लड़ाई हुई क्यों थी, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 19th Feb 1945, okay, and ended on 26th March 1945. Fine, और it was won by US. एक्चुअली में जो आइवो जीमा है एक छोटा सा आइलैंड है और जो है इट वाज अ मिलिट्री बेस ऑफ जापान, एंड इसी मिलिट्री बेस को कैप्चर करने के लिए यूएसए और जापान के बीच में लड़ाई हुई थी। और इसके अंदर बेसिकली यूएसए ने इस आइलैंड को कैप्चर करने का जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था उसका नाम इन्होंने दिया था ऑपरेशन डिटैचमेंट।
ऑपरेशन डिटैचमेंट इस प्रोजेक्ट का नाम था। इस पूरे जो है ये जो उन्होंने जो वॉर लड़ी थी उसका नाम था। और एक और खास बात जो इसके अंदर है कि जो कॉप्स जो सोल्जर्स यूएसए की तरफ से लड़े थे उनको भी एक स्पेशल नाम दिया गया था USME, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स मैराइन कॉप्स। ओके, ये नाम दिया था। ये कुछ स्पेशल बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको एड ऑन आपको दे रही हूँ, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही टाइम था। यूएसए अटैक्ड ऑन जापान ऑन द आइवो जिमा। इट वाज स्टार्टेड इन 1945 itself in 1945 and ended in 1945 and it was won by the USA। फाइन। बेसिकली इस पिक्चर को दिखाने का पर्पस ये है कि ये बताया जा रहा है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही थी तो कौन कौन सुपर पावर्स निकल कर आ रही थी। तो फर्स्ट चैप्टर में ही जो है सिग्निफाई कर दिया, फर्स्ट पेज से ही सिग्निफाई कर दिया कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो दो सुपर पावर एमर्ज हुई, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर। और उसका जो सिग्निफाइड एक हिस्टोरिकल और जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है दिखाया गया वो इस वॉर को सिग्निफाई करके बताया गया है। द बैटल नेम इज आइवो जिमा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पिक्चर यही सिग्निफाई कर रही है कि फ्रॉम हेयर द इमर्जेंस ऑफ वन ऑफ द सुपर पावर दैट इज यूएसए। तो यही सबसे पहले इसमें 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पिक्चर। उसके बाद ये इसमें जो फ्लैग जो रेस किया जा रहा है वो किसका है, दैट इज यूएसए। और ये कौन सी बैटल है और ये किसके साथ हुई थी और इसमें कौन जीता था। ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एंड आई थिंक आप अब इतने डिस्क्रिप्शन के बाद आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो सेकेंड पिक्चर है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पेज में स्टार्टिंग में ही आपको 2 पिक्स देखने को मिलती हैं। एक तो बैटल ऑफ आइवो जिमा जो जापान और अमेरिका के यूएसए के बीच में हुई थी। दूसरी जो बैटल है वो सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में हुई थी। अच्छा, ये जो वॉर जो लड़ी गई थी यूएसए, इट वाज फॉट बिटवीन यूएसएसआर एंड जर्मनी। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही जर्मनी के अंदर जो था, जो नाजिज्म था वो खत्म हुआ था। ठीक है, और ये लड़ाई जो है, ये जो पिक्चर है, ये जो वॉर का सीन दिखाया गया है, ये 2 चीजें सिग्निफाई कर रहा है। एक जो मैंने आपको बता दिया कि इट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ वन ऑफ द सुपर पावर दैट इज यूएसएसआर। सेकेंड, इट सिग्निफाइज द एंड ऑफ नाजी पीरियड। कहते हैं कि नाजी हिटलर से सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि उसने रशिया पे अटैक किया, यूएसएसआर पे अटैक किया और बहुत बुरी तरीके से वो हारा। और उसके बाद जो ये लड़ाई हुई थी उसके बाद यूएसएसआर ऑब्वियसली इस लड़ाई को जीती थी और जर्मनी जो फाइनली जो लड़ाई थी वो एंड हो गई थी, जर्मनी हार गई थी और नाजी का पीरियड वहां से खत्म हो गया था। ठीक है, अच्छा, इस पीरियड में इस पिक्चर में खास बात क्या है कि आप देखेंगे एक सोल्जर जो है एक बिल्डिंग के ऊपर जो है फ्लैग जो है वो रेज कर रहे हैं, फैला रहे हैं। अब ये बिल्डिंग कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्डिंग कौन सी है? इस बिल्डिंग का नाम है रेस टैग। रेस टैग जो है इस बिल्डिंग का नाम है और ये बर्लिन में है, दैट इज इन जर्मनी। और इस बिल्डिंग की खास बात क्या है कि ये जर्मनी की पार्लियामेंट है। जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है, मतलब उसको कहते हैं रेस टैग। ठीक है, तो ये बिल्डिंग पे खड़े होके फ्लैग फैलाना यानी कि आपने एक कंट्री की जो डिग्निटी है, उस कंट्री के जो उसकी पावर को शो करता है, उसके ऊपर खड़े होके आपने अपना फ्लैग जो है रेज किया है, फैलाया है, वो सिग्निफाई करता है कि नाउ आई एम द विनर और मेरे को कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी बैटल है, किसके साथ ये लड़ी गई है, इसके बाद क्या हुआ और इस बिल्डिंग का क्या नाम है। इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों पिक्चर्स जो है ये डिस्क्राइब करती हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म और इमर्जेंस ऑफ 2 सुपर पावर दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर एंड द पीरियड फ्रॉम वेयर द कोल्ड वॉर स्टार्टेड। आई थिंक ये दोनों जो पिक्चर्स हैं ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। और पिक्चर डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है बेटा।
जब आप पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप थोड़ी सी मेहनत से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसको आप बड़ी आसानी से जो है यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। उसके बाद जो सेकंड कार्टून है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बहुत ही कलरफुल कार्टून है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा। इसमें आप देखेंगे कि मैप गिवन है, मैप के अंदर प्रॉपर इंडेक्स गिवन है, नाटो मेंबर्स, वार्सो पैक्ट मेंबर्स, अदर कम्युनिस्ट नेशन। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब कोल्ड वॉर शुरू हुई थी तो पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 सुपर पावर्स में डिवाइड हो गया था, एक यूएसए एंड एक यूएसएसआर, और पूरा जो वर्ल्ड था वो भी इन दोनों ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। इन दोनों ब्लॉक्स ने अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए, अपनी हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने मिलिट्री अलायंसेस बनाए थे और उन मिलिट्री अलायंसेस को अलग अलग नाम दिया था। ठीक है, तो यूएसए ने जो मिलिट्री अलायंसेस बनाए थे उसमें था नाटो, सेंटो, सियाटो, इस तरीके से जो है उन्होंने अपने मिलिट्री ग्रुप बनाए थे। और जो यूएसएसआर ने जो अपना मिलिट्री ग्रुप बनाया था वो था वार्सो। जब यूएसए ने नाटो ग्रुप बनाया तो उसको काउंटर जो है अटैक करने के लिए यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट बनाया। ठीक है, तो ये मैप आप देख रहे हैं, इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि इन येलो कंट्रीज दे आर नाटो मेंबर्स, रेड कंट्रीज दे आर वार्सो पैक्ट मेंबर्स एंड द ग्रीन कंट्रीज आर अदर कम्युनिस्ट नेशन। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये आपको इंडेक्स नहीं दिया जाएगा, इंडेक्स विल नॉट बी गिवन, और आपको जो है ये मैप दिया जाएगा जिसके अंदर कंट्रीज का नाम मेंशन नहीं होगा। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि मार्क दी नाटो मेंबर्स, या ये मैप पूरा फील्ड आपको एज इट इज मिलेगा, आपको इंडेक्स नहीं दिया जाएगा। पूछा जाएगा आइडेंटिफाई दी नाटो मेंबर्स और आइडेंटिफाई दी वार्सो मेंबर्स और दी अदर कम्युनिस्ट नेशन। ठीक है, वैसे तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप नहीं है, बट फिर भी यू नेवर नो, पेपर में कुछ भी आ सकता है ये। और इससे आपको दो चीजें, इस मैप को पढ़ने से आपको दो चीजों में मदद होगी। एक तो बिना किसी एफर्ट के आप बड़ी आसानी से जो है नाटो और वार्सो मेंबर्स को याद कर लेंगे, और दूसरी बात आप मैप क्वेश्चन के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो ये एक मैप है, ये एक अनदर पिक्चर है जो हम लोगों ने डिस्कस करी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है ये भी मैप है, और इस पिक्चर से हमें एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल रही है। आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई नेम गिवन नहीं है, पूरा जो वर्ल्ड है वो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो रखा है। देयर फर्स्ट इज येलो, अनदर इज रेड एंड अनदर इज ग्रीन। नाउ अब ये क्या है? येलो जिसको बोला गया है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, रेड जिनको बोला गया है सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, और ग्रीन जिसको बोला गया है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, अब ये क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये क्या है? एक्चुअली बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो पूरा वर्ल्ड जो था वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। एक तो ग्रुप था जो यूएसए के साथ था जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। जिन भी मेंबर कंट्रीज ने यूएसए के अलायंस को ज्वाइन किया था दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। जिन भी कंट्रीज ने यूएसएसआर के अलायंस को ज्वाइन किया था उनको सेकंड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। और बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज किसको कहते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बेसिकली एक तो जो नाम कंट्रीज थी, और बेसिकली द एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिका, ये जो कुछ जगह थी एंड नाम के जो कंट्रीज थी वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, इंडेक्स नहीं दिया जाएगा, पूछा जाएगा लोकेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्रीज दैट बिलोंग टू फर्स्ट वर्ल्ड, और राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्रीज दैट बिलोंग टू अ सेकंड वर्ल्ड, और टेल मी द या राइट डाउन द नेम ऑफ कंट्रीज दैट बिलोंग्स टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये भी बहुत इजी मैप है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। और दिस इज द थर्ड पिक्चर दैट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। उसके बाद जो
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर है या कह लीजिए कार्टून डिस्क्रिप्शन है जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शायद पेपर में आ सकता है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये जो कार्टून है ये क्या है। आप देखेंगे कि देयर वर टू पीपल सिटिंग ऑन द बेंच और जो मेल पर्सन है उनके पॉकेट पे लिखा हुआ है यूएसएसआर और जो फीमेल पर्सन है उनकी बेल्ट पे लिखा हुआ यूएस और साइड में जो है दिस पर्सन इज चाइना। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जब कोल्ड वॉर शुरू हुई थी तो जितनी भी यूएसएसआर और कम्युनिस्ट कंट्री थी वो एक तरफ हो गई थी और जितनी भी कैपिटलिस्ट लिबरल कंट्री थी वो यूएसए की तरफ हो गई थी। लेकिन इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि चाइना जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री और शुरू से ये बोला गया है कि चाइना और यूएसएसआर दे आर आइडियोलॉजिकली लाइक पीपल और ये एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शुरू से ही एक दूसरे के अलायंसेस में है। पर एक टाइम ऐसा आया था कि जिसमें चाइना और यूएसएसआर के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई थी, क्वेरल शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि चाइना की जो इंक्लाइनेशन थी वो यूएसए की तरफ हो रही थी। कब? ऐसा बोला जाता है कि 1950s और 1969 का एक टाइम था जिसके अंदर चाइना की जो यूएसएसआर के साथ रिलेशन था उसमें कुछ खटास आ रही थी और पॉलिटिकली डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थे वो चाइना के यूएसए की तरफ इंक्लाइंड हो रहे थे, झुक रहे थे। उसके क्या कारण थे ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो ये है कि ऐसा क्या हुआ था, इसके बहुत सारे कारण थे। एक्चुअली इनमें पहले तो ये था कि जब अलायंसेस बन रहे थे तो चाइना जो था वो इमर्जिंग इकोनॉमी था और यूएसएसआर जो था वो ऑब्वियसली सुपर पावर था। तो चाइना को लगा इट्स बेटर टू हैव अलायंस विद यूएसएसआर बिकॉज यूएसएसआर इज अ पावरफुल कंट्री प्लस अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड आई एम आल्सो अ कम्युनिस्ट कंट्री, डेफिनेटली यूएसएसआर विल गोइंग टू हेल्प मी। फाइन। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो चाइना के जो लीडर थे, जो माओ थे, उनको ऐसा लगने लगा कि यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप करके ऐसा लग रहा है कि यूएसएसआर हमें बुली कर रहा है, हमारे पर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है और जिससे हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा। सडनली जो है माओ को ये फीलिंग आने लगी और उनके जो रिलेशनशिप थे चाइना के साथ, जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी चाइना यूएसएसआर के साथ, उसमें उनको थोड़ा सा सस्पिशियस सा महसूस होने लगा कि भाई यूएसएसआर जो है हमारा फायदा उठा रहा है। दूसरी बात ऐसा था कि बहुत सारे इंस्टेंस हुए कि ऐसा था कि जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी तो ऐसा बोला जाता है कि यूएसएसआर ने जो है वो इंडिया को मदद करी थी फाइटर प्लेन्स में, जो चाइना को पसंद नहीं आया। दूसरी बात ये बोला जाता है कि जब चाइना ताइवान पे अटैक करने वाला था तो उसमें कोई भी मॉरल सपोर्ट जो था यूएसएसआर ने जो है चाइना को नहीं दिया। तो चाइना को ऐसे लगने लगा कि यूएसएसआर जो है वो मुझे इग्नोर कर रहा है और मुझे बहुत छोटा देश समझ रहा है और मेरे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तो सडनली क्या हुआ था कि चाइना की जो पॉलिटिकल पॉलिसीज थी वो यूएसए की तरफ इंक्लाइन होने लगी। तो यही जो है इसके अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, पहले तो जब भी कोई कार्टून आता है, whenever you start a description of any cartoon or a picture, सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करना है कि इसके अंदर क्या दिख रहा है। You can see a male person sitting with a female person. Male is described as USSR and the female is described as US. They both are superpowers and it was a period of Cold War. And we can see a China who is sitting behind and trying to have a good relation with US. ठीक है, और the reason, फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप आंसर लिखेंगे although USSR and China had a very good relation during that time, but because of few circumstances, political scenario, China decided to make their policies towards the US और China inclined towards the US। तो उसके अंदर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो उसके अंदर आप लिख के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। फाइन, तो ये तो हो गया पहला कार्टून। उसके बाद सेकंड जो है कार्टून दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये जो है
इस कार्टून को डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैक में ले जाना चाहूंगी कि आपने 10th क्लास पढ़ी होगी, उसमें आपने नेशनलिज्म इन इंडो चाइना पढ़ा होगा, जिसके अंदर वियतनाम की स्टोरी आपने पढ़ी होगी। ये भी चैप्टर तभी, ये जो वियतनाम स्टोरी है ये भी तभी चल रहा था जब कोल्ड वॉर चल रहा था। और एक्चुअली में क्या हुआ था कि वियतनाम भी जो दो आइडियोलॉजीज में डिवाइड हो गया था, एक तो कम्युनिस्ट और एक कैपिटलिस्ट। तो अमेरिका ने कैपिटलिस्ट पार्ट को सपोर्ट किया, वियतनाम को इंटरफेयर करके वियतनाम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, पर वियतनाम ने बहुत स्ट्रांगली, बहुत छोटा जो है, बहुत कम रिसोर्स होने के बावजूद भी बहुत स्ट्रांगली जो है अमेरिका को कह हराया तो नहीं, बट कह लीजिए कि अमेरिका को पूरी तरीके से मौका ही नहीं दिया कि वो इनको हारा हुआ घोषित कर सके। और फाइनली बाद में अमेरिका ने खुद ही अपना हाथ पीछे कर लिया। तो बेसिकली यही दिखाया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इसमें पॉलिटिकल पर्सनालिटी बताए गए हैं ये कौन है। ये एक्चुअली में अमेरिका के 36 प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है लिंडन जॉनसन, ठीक है। और ये दिखाया गया कि उनकी प्लेट में वियतनाम बिछा हुआ है और वो बिल्कुल खाने की कगार में है, पर जैसे ही दूसरी पिक्चर में आप देखते हैं कि वियतनाम जो उनको, ये जो क्रैप है वियतनाम उसको काट लेता है, ठीक है। तो ये कोल्ड वॉर का एक कोल्ड वॉर के टाइम का एक इवेंट बताया गया है कि कोल्ड वॉर में क्या क्या हुआ। कोल्ड वॉर एक बहुत लंबा समय था, 1945 से 1991 तक। इस दौरान बहुत सारे इवेंट हुए, लड़ाइयां भी हुई, डोमिनेशंस भी हुए, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए, और काफी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और इसमें एक वियतनाम का इशू इस कार्टून के थ्रू डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सिंपली कि ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी क्यों है और वियतनाम को जो है क्यों जो है खाने की कोशिश की जा रही है, और फिर सेकंड डिस्क्रिप्शन में ऐसा क्या हुआ कि वियतनाम जो है वो उल्टा उनके ऊपर भारी पड़ गया। अगर आपको याद है तो वियतनाम ने हो ची मिन्ह ट्रेल बनाया था, एक रास्ता बनाया था, और कैसे जो है गांव के लोगों ने उस रास्ते को टूटने नहीं दिया, कैसे उसमें बार बार कंस्ट्रक्शन चलती रहती थी, जो बेसिक रिसोर्सेज थे वो सोल्जर्स को मिलते रहते थे, और फाइनली अमेरिका टेक्नोलॉजिकली साउंड होते हुए भी जो है इस वियतनाम कंट्री को हरा नहीं पाया। तो यही इस कार्टून में डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है, और दिस इज ऑल अबाउट द कार्टून इन दिस चैप्टर। और एक जो है लास्ट चीज जो है, मैं आपको अब कार्टून डिस्क्राइब कर रही हूँ तो एक चीज लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। वो है बेटा, इसमें पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सी ट्रीटीज थी जो कोल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के लिए, आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। एक इसमें है LTBT, जिसका नाम है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें बोला गया था इट वाज साइंड इन अक्टूबर 10, इट वाज कमिंग टू फोर्स इन अक्टूबर 10, 1963। और इसको जो साइन करने वाले देश थे वो थे US, UK, USSR। और इसे बोला गया था कि कोई भी कंट्री जो है इस ट्रीटी को साइन करने के बाद आउटर स्पेस, अंडर वाटर, कहीं भी जो है वेपन न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकती। काफी कोशिश की गई थी कि इंडिया इस पे साइन करे, पर इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया। उसके बाद दूसरा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और ये भी यही जो थी न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने की कोशिश की गई थी। और जितने भी सुपर पावर्स थे दे वर वेरी स्मार्ट, और उनको लगता था कि उनके अलावा कोई भी जो है सुपर पावर ना बन पाए, तो उन्होंने ये न्यूक्लियर ट्रीटीज बनाई थी। और एक इसमें बोला, इसकी खास बात ये थी, बोला गया था कि जनवरी 1967 के बाद जो पहले जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए वो तो न्यूक्लियर पावर रहेंगी, पर इसके बाद कोई भी जो है वो न्यूक्लियर पावर टेस्ट नहीं कर सकता। तो उससे पहले सिर्फ 5 ही न्यूक्लियर जो कंट्रीज थी, US, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। इट वाज साइंड इन वॉशिंगटन, लंदन, एंड और इसको जो है इट वाज केम इनटू फोर्स ऑन 5 मार्च 1970, ठीक है। तो इस तरह की कई जो है ट्रीटीज जो है साइन की गई थी। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलैबोरेट द ट्रीटीज दैट साइन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टू कंट्रोल द आर्म रेस, और या तो शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन LTBT और NPT, और जो है उसके बाद जो है SALT 1, SALT 2,
और सॉल्ट 1 जो है दैट इज स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक. इट वाज स्ट्रैटेजिस्ट. It is strategic arms limitation. It is strategic arms strategic limitation talk 1 और it was जो है it was came into force in 3rd October 1933. 3rd October 1972. और इसमें बोला गया था लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल. और इसमें बोला एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वो होती हैं जो अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. तो ये सॉल्ट 1 जो बेसिकली साइन हुई थी, ये बोला गया था कि ऐसे कोई भी सिस्टम सेट टेस्ट नहीं किया जाएगा जो न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह या वॉरफेयर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा. तो इस पे बैन करने की बात की गई. उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि जितने भी स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स हैं जो मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, उन पे भी जो है कुछ समय के लिए जो बैन लगाया जाएगा. तो ये ट्रीटीज कुछ साइन की गई थी और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए सॉल्ट 2 बनाया गया था. जो सॉल्ट 1 था वो 1972 में साइन हुआ था और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था. और जो सॉल्ट 2 था वो 18 जून 1979 में कंटिन्यू कर दिया गया था. मतलब आगे के लिए कंटिन्यू कर दिया गया था कि मतलब कि कंट्रीज जो हैं वो ना तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ऑपरेट कर सके और ना ही जो है लिमिटेड स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स जो है वो जो है कंस्ट्रक्ट कर सके. उसी तरह एक और जो है ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट 1 और स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट 2. अच्छा बेटा, मैं आपको ये डिस्क्राइब कर रही हूँ. हालांकि सीबीएसई की गाइडलाइन है कि जितने भी इंफॉर्मेशन प्लस साइन में है वो पेपर में नहीं आएगी. पर कई बार क्या होता है कि ये प्लस साइन वाली इंफॉर्मेशन हमारे मेन क्वेश्चंस के कंटेंट को क्वांटिटी प्रोवाइड करती है. और कई बार जो है क्वेश्चन जो है कि आंसर्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं. तो ये सब चीजें भी आप इग्नोर ना करें और इसको भी ध्यान से पढ़ें. और ये जो स्टार्ट 1 है, स्टार्ट 2 है, ये भी बेसिकली जो है ऑफेंसिव आर्म जो ऑफेंसिव आर्म्स है उनको बैन करने के लिए बनी थी. पहले ये 1991 में इम्प्लीमेंट हुई थी. उसके बाद इसको 1993 में दोबारा से जो है कंटिन्यू कर दिया गया था. ठीक है, तो इसमें बेसिकली मेन जो है वो एलटीबीटी है और एनपीटी है जो पेपर में आ सकता है. ठीक है, आप पेपर में आ सकता है. और जो स्टार्ट 1 है और सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 है, स्टार्ट 1 है स्टार्ट 2 है, इसकी फुल फॉर्म अगर याद कर लेंगे आप तो और भी अच्छा होगा. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आज का जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन था और जो डिस्क्रिप्शन था पेपर का, चैप्टर से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, दैट इज ऑल. कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, डू राइट ऑन स्टडी खजाना. थैंक यू स्टूडेंट्स.